जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकारों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत छायावाद के प्रतिष्ठित कवि सुप्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत, उनके साहित्यिक अवदान पर हमने पीछे चर्चा की। उनकी जो काव्य यात्रा का विकास क्रम रहा उस पर बात की। और पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि कहलाते हैं, तो उनका जो प्रकृति चित्रण था उस पर हमने चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम समीक्षा करेंगे उनकी एक कालजयी रचना है परिवर्तन, जो उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है। तो पल्लव में संकलित इस परिवर्तन कविता की मूल संवेदना, उस कविता के सृजन के पीछे जो प्रेरणा है, सृजन प्रेरणा और काव्यगत विशेषताएं और उसका शिल्पगत सौंदर्य, इन बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज हम समीक्षा करेंगे। पंत जी ने काव्य रचना छायावाद काल में ही प्रारंभ की। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि कहलाए, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, जिनमें से पंत जी ने प्रकृति सौंदर्य को केंद्र में रखते हुए अपना सृजन कार्य प्रारंभ किया। उनकी पहली रचना थी वीणा, फिर आई ग्रंथि और तीसरे नंबर पर आई पल्लव और एक थी गुंजन। ये चारों उनकी छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं। और इन चारों में से भी जो पल्लव है वो पंत के छायावादी काल का प्रौढ़तम काव्य संग्रह कहा जाता है। इस काव्य संग्रह में 1918 से लेकर 1925 तक रचित कविताओं का संग्रह है। 32 कविताओं का संग्रह है, जिनमें से अधिकांशतः प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। और वीणा और ग्रंथि में जिस प्रकार से प्रकृति सौंदर्य मिलता है, उस प्रकृति सौंदर्य की भावना पल्लव तक आते आते कहीं अधिक परिपक्व, अधिक प्रांजल रूप में अभिव्यक्त होती है। वीणा में एक भोली बालिका के रूप में पंत अपने आप को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और वही भोली बालिका पल्लव में आते आते एक मुग्धा युवती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसी पल्लव में ही परिवर्तन नाम की कविता मिलती है। परिवर्तन कविता स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित हुई और इस कविता संग्रह में भी उसका प्रकाशन है। अगर हम बात करें कि इस कविता के सृजन की मूल प्रेरणा क्या है, क्योंकि पंत जहाँ पहले प्रकृति के सुकुमार सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, प्रकृति की कोमलता का, उसकी मसृणता का, उसकी मृदुलता का चित्रण अपनी कविताओं में कर रहे थे, वही हम देखते हैं कि परिवर्तन में अकस्मात उनका रूप भिन्न दिखाई देता है। यहाँ वे प्रकृति के कोमल रूप को ना अपना करके उसके भयावह रूप को, प्रकृति के कठोर रूप को अंकित करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या मूल प्रेरणा रही, इस पर अगर हम ध्यान दें, उसकी पृष्ठभूमि को देखें, तो 1926 में प्रकाशित हुआ है पल्लव और परिवर्तन कविता उससे पूर्व 1923-24 में लिखी गई है। और वे समय था जब पंत जी अपने जीवन की अनेक परिस्थितियों से, अनेक संघर्षों से दुखी हो रहे थे। पिता का देह अवसान हो गया और स्वयं एक लंबे समय तक रुग्णावस्था में रहे, और जिसके कारण उनके भीतर एक निराशा, एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जीवन संघर्षों से उनका मन कहीं बेचैन होता है, व्याकुल होता है। और अपने परिवेश को जब देखते हैं, अपने समकालीन समाज को, तो उसके कटु यथार्थ से उनका सामना होता है। वे जो कवि कल्पना की उड़ान भर रहा था, प्रकृति की सुकुमारता का वर्णन अतिशय कल्पना से युक्त होकर कर रहा था, वही कवि एक समाज के यथार्थ से रूबरू होता है। और प्रकृति का जो सौंदर्य दृष्टा कवि था, उसके
हृदय में कुछ परिवर्तन होता है, उसके मन में कुछ ऐसी भावना घटित होती है कि वह सौंदर्य दृष्टा मानव दृष्टा के रूप में उभर कर आते हैं। परिवर्तन कविता में वो जीवन के यथार्थ को, जीवन की विरोधी स्थितियों परिस्थितियों को, सामाजिक स्थितियों को, राजनीतिक परिवेश को चित्रित करते हैं। तो उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन परिवेश इस कविता सृजन की मूल प्रेरणा रहा है। यद्यपि ये कविता छायावादी चेतना से युक्त कविता रही है, जो छायावादी कविता में एक रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, प्राकृतिक सौंदर्य आदि जो विशेषताएं हैं वे हमें इस कविता में भी दिखाई देती हैं, परंतु कवि का स्वर बदला हुआ दिखाई देता है। कवि स्वयं इस बात को कहते हैं, उनकी एक कविता संग्रह आधुनिक कवि नाम से और उसकी भूमिका जिसे वे पर्यालोचन कहते हैं, उसमें वे कहते हैं कि इस कविता जगत में नित्य जगत को खोजने का मेरा प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन के रचना काल से आरंभ हो गया था। परिवर्तन उस अनुसंधान का केवल प्रतीक मात्र है। तो कवि स्वयं एक दार्शनिक जगत में एक नित्य जगत की खोज के प्रयत्न में जुट जाते हैं और जो मन की भावना होती है वे कविता के रूप में अभिव्यक्ति पा जाती है। तो कवि स्वयं कह रहे हैं कि जगत को खोजने का जो मेरा प्रयत्न था उसको मैंने इस कविता जगत में अनुभव किया और उसका प्रतीक मात्र ये परिवर्तन कविता है। तो इस तरह से जीवन के कटु सत्यों से कवि को प्रेरणा प्राप्त होती है। इससे पूर्व प्रथम रश्मि, जब रश्मि बंद वो करते हैं तो तूने कैसे जाना प्रथम किरण का आना, ऐसी बातें करते हैं। और वही रश्मि बंद में जीवन के कटु सत्यों को लेकर के उसके परिदर्शन में वे कहते हैं परिवर्तन में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न ही है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। यह भूमिका में पंत जी 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करते हैं। पहली बात तो वे ये कहते हैं कि जीवन की वास्तविकता जो है वो अनित्य है और उस अनित्यता में से नित्य सत्य को खोजना, ये मूल उनका चिंतन है। और ये जो नित्य सत्य खोजना ही पर्याप्त नहीं है, वहीं तक ही मंजिल नहीं है, उस नित्य सत्य के आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से कविता परिवर्तन कविता भी 3 बिंदुओं पर 3 खंडों पर चलती है। पहले खंड में चलती है अतीत के सांस्कृतिक समृद्धि को लेकर के, जीवन की अनित्यता को लेकर के, जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर के पहले खंड में बात करते हैं। फिर दूसरे खंड में वे वर्तमान की शोचनीय दशा को लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और फिर यही उनकी जो भावना है, उनका चिंतन है, वे दर्शन की ओर मुड़ता है और उसी वास्तविकता में से, उसी यथार्थ में से वे नित्य सत्य को खोजते हैं और ये नित्य सत्य को वे परिवर्तन का नाम देते हैं, उसे ही वे परिवर्तन कहते हैं। और उस नित्य सत्य की जब खोज कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो तीसरा खंड बनता है, जहाँ वे मानवतावाद की प्रतिष्ठा करते हैं, एक नवयुग के निर्माण की आकांक्षा लेकर के आते हैं, तो ये नवीन वास्तविकता का निर्माण है। तो इस तरह से पूरी कविता का जो स्वर है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। विचार खंडों के रूप में एक विचार दूसरे विचार का प्रेरक बन रहा है और दूसरा विचार तीसरे विचार का प्रेरक बन रहा है। तो एक श्रृंखला विचारों की, चिंतन की श्रृंखला
हमें इस कविता में दिखाई देती है। आलोचकों ने, साहित्यकारों ने इस कविता की सराहना, भूरी भूरी सराहना की है और पंत जी की एक प्रतिनिधि रचना के रूप में माना है। डॉक्टर नगेंद्र तो इसे ग्रैंड भाव का महाकाव्य कह देते हैं। और ये एक लंबी कविता है। छायावाद में अनेक लंबी कविताओं की रचना हुई। प्रसाद जी ने अनेक लंबी कविताओं की रचना की, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया आदि। निराला ने भी लंबी कविताओं की रचना की। तुलसीदास है उनकी, राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमुत्ता आदि रचनाएं। पर अधिकांशतः जो लंबी कविताएं लिखी गई प्रबंधात्मक रही हैं। उसमें किसी कथा का आधार लिया गया है। पर परिवर्तन जो लंबी कविता है वे बिना किसी कथा का आधार लिए हुए एक विचारों की श्रृंखला को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो चिंतन की प्रधानता है इसमें। विचारों के विभिन्न सोपान दिखाई देते हैं, जहाँ पहले सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अतीत की समृद्धि दिखाई, फिर वर्तमान की शोचनीय दशा दिखाई और उस जीवन के यथार्थ से फिर नित्य सत्य की खोज और फिर उस खोज का परिणाम और फिर नवीन वास्तविकता का निर्माण, नवयुग का निर्माण। तो इस तरह से विभिन्न बिंदुओं में ये परिवर्तन कविता आगे बढ़ती चली जाती है और एक नवीन दिशा में, नया मोड़ के रूप में इस कविता को हम देख सकते हैं। वास्तव में ये कविता जीवन के यथार्थ बोध को उद्घाटित करने वाली है। काव्य की दिशा में एक नया मोड़ लाती है। जो छायावादी कविता एक शैली पर चल रही थी, एक विषय को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो उस दिशा में एक नया मोड़ उपस्थित करती है। और हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रहे शांति प्रिय द्विवेदी, उन्होंने इस परिवर्तन कविता की प्रशंसा करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि उसमें अर्थात परिवर्तन कविता में परिवर्तनमय विश्व की करुण अभिव्यक्ति वेदनाशील हो उठी है। वे सहज ही सभी हृदयों को अपनी सहानुभूति के कृपा सूत्र में बांध लेना चाहती है। वास्तव में परिवर्तन कविता में मानो समस्त विश्व की करुणामय अनुभूति मुखर हो उठी है। ये परिवर्तन कविता मित्रों आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस कविता को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। इसमें वास्तव में एक दर्शन को प्रस्तुत किया गया है और दर्शन जो एक शुष्क विषय माना जाता है, नीरस और ज्ञान युक्त माना जाता है, दर्शन का क्षेत्र अलग है। उसी दार्शनिक दर्शन को कविता के रूप में, एक भावमय रूप में, उसकी सरस अभिव्यक्ति कविता के रूप में पंत जी प्रस्तुत करते हैं। एक दर्शन जो वेदांत का दर्शन है, जो गीता का दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उन दर्शन का एक समेकित रूप हमें इस कविता में दिखाई देता है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित रही हैं, निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित रहे हैं, प्रसाद जहाँ शैव दर्शन से प्रभावित रहे हैं, वही महावीर सुमित्रानंदन पंत जो है वैसे तो अरविंद के दर्शन से प्रभावित रहे हैं, पर कहीं वे गीता के और वेदांत के दर्शन से भी प्रभावित रहे हैं। और इस कविता में हमें वेदांत दर्शन की विवर्तवाद भी दिखाई देता है, गीता का कर्मयोग भी दिखाई देता है, गौतम बुद्ध का दुखवाद भी इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से दर्शन की पृष्ठभूमि को लेकर के नित्य सत्य की खोज करते हुए कविता को एक सरसता प्रदान की गई है। और पाठक जब इस कविता को पढ़ता है, सहृदय पाठक जब इस कविता को पढ़ता है, तो वे विभिन्न विचार उसके हृदय में आलोड़ित होते रहते हैं। कभी वे
सांस्कृतिक समृद्धि के गौरव से अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है और कभी यथार्थ से टकराता है तो हृदय के भीतर एक विक्षोभ भी उत्पन्न होता है। और जब वे दर्शन की स्थिति में पहुंचता है, जब पंत जी परिवर्तन में एक दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर के परिवर्तन की बात करते हैं, तो वही पाठक के हृदय में एक दार्शनिक बोध भी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यथार्थ बोध और दर्शन बोध दोनों को साथ साथ लेना और उसे एक भावमयी दृष्टि से, एक सरसता से प्रस्तुत करना इस कविता की मुख्य विशेषता रही है। परिवर्तन एक विचार एवं चिंतन प्रधान रचना है। कवि ने व्यापक दृष्टि से सृष्टि की विभिन्न घटनाओं पर विचार किया है। कविता का जो प्रारंभ है, जो जहाँ कविता बिल्कुल प्रारंभ हो रही है, पहला खंड, पूरी कविता 32 बंदों में है, 32 स्टैंजास में है। वो कविता लंबी कविता है और उसमें जो प्रारंभिक खंड है वहाँ उन्होंने भाग नाम दिए, भाग 1, भाग 2, इस तरह से भाग 32 है उसमें। तो पहला जो भाग है उसमें वे भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत से कविता का प्रारंभ करते हैं। जब वे कहते हैं, आज कहाँ वे पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। छायावादी कवियों की ये एक विशेषता रही है। वे अतीत के गौरव का गुणगान करते रहे हैं और वर्तमान को अतीत से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे हम प्रसाद के नाटक देखें, उनकी कविताएं देखें, निराला जी की देखें, पंत भी यही बात करते हैं कि वे भारत, वे हमारा देश जो विश्व गुरु था, जगती का भाल था, सृष्टि का मस्तक कहलाता था, उसका वे पूरा पुरातन, वे स्वर्णिम काल आज कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूति ऐश्वर्य, वैभव, वे भारत जिसका वैभव दूर दिशाओं तक, दिगंत तक, दिशाओं से परे तक व्यापक मात्रा में फैला हुआ था, जो ज्योति चुंबित, अपनी ज्ञान की ज्योति से आकाश को भी छू लेने वाला था, ऐसा भी स्वर्णिम काल आज कहाँ चला गया। कैसा था वे? राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। तो उस समय हमारी वसुधा, अब पंत जी ने यहाँ वसुधा शब्द का प्रयोग किया धरती के लिए। वसुधा होता है जिसमें समृद्धि है, मणि रत्न आदि को जो धारण किए हुए हैं, वसुओं को धारण किए हुए, वे वसुधा है। तो ऐसी धरती के, ऐसी भूमि के राशि राशि, प्रत्येक कण कण में फैली हुई, जो उसका समृद्धि के यौवन का विस्तार था, जो स्वर्ग की सुषमा तक पहुंचा, स्वर्ग तक पहुंचा हुआ था। और स्वर्ग भी धरती पर आने के लिए, धरा से मिलने के लिए तत्पर था। और जहाँ प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून होता है पुष्प, कुसुम, फूल, फूलों का जो है शाश्वत श्रृंगार रहा करता था, मतलब प्रकृति की असीम शोभा थी। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, भृंग होता है भांवरे, स्वर्णिम भांवरे, कि ऐसी स्वर्णिम भंवरों की जो सुगंध है उससे गूंज उठते थे बारंबार, जो विहार है वो बार बार गूंज उठते थे। तो इस तरह से सृष्टि के जो प्रथम उद्गार, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि थी, जो हमारे देश का वैभव था, जो पूरे विश्व का भाल था, वे समृद्धि आज कहाँ चली गई। तो ये प्रश्न उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? वर्तमान के यथार्थ को, कटु यथार्थ को देखने के कारण, कि जो वर्तमान की हमारी स्थिति है, उस वह स्थिति क्यों हुई है, ये शोचनीय है, शोक का विषय है। तो स्वर्णिम अतीत का एक और गुणगान करते हैं कि ये भारत तो क्या था, विश्व का स्वर्णिम स्वप्न था,
संस्कृति का प्रथम प्रभात था। सृष्टि का संस्कृति होता है सृष्टि का पहला प्रभात था। कहाँ वे सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। कि वो तो ऐसा समय था जब कोई पाप करने, दुरित होता है पाप जानते भी नहीं थे, जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, दीनता नहीं थी, कोई इन बातों को जानते ही नहीं थे। और जरा मरण भ्रूपात ये सब तो, इन सब से तो वे अपरिचित थे। तो ऐसा वो समय, ऐसी वो समृद्धि अब कहाँ गई। तो देश की जो वर्तमान शोचनीय दशा है उस पर फिर पंत जी क्षोभ प्रकट करते हैं। और कैसे कहते हैं, हाय, प्रारंभ ही हाय से करते हैं। हाय शोक सूचक शब्द है। अब मिथ्या बात, कि अब लगता है वो जो अतीत के वैभव की बात की जाती थी, जो हमारा स्वर्णिम काल था, उसके जो वैभव की चर्चा की जाती है, ऐसा लगता है कि वे सब मिथ्या था। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। तो जो मधुमास होता है वसंत ऋतु की, वसंत ऋतु का जो सौरभ है, सुगंधित हवा है, वे भी क्या कर रही है, शिशिर के सूने सांस भर रही है। शिशिर होती है सर्दी की ऋतु, तो वो उस तरह से ठंडी सांसें भर रहा है। तो वे जो वसंत का एक मधु युक्त, सौरभ युक्त जो समय था, वह अब कहीं नहीं है। देश की वर्तमान स्थिति पर बार बार वे क्षोभ प्रकट करते हैं। कहीं मन व्याकुल भी होता है। वहीं वे कहते हैं कि वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। कि मधु ऋतु, जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, प्राकृतिक शोभा अनुपम होती है, और सभी वृक्ष, सभी पेड़ पौधे हरियाली से युक्त, फल फूलों से युक्त हो जाते हैं। तो वसंत ऋतु की जो डाल, शाखा जो है, वो जिस पर पक्षी बैठते थे, भ्रमर गुंजार करते थे, जो अपने यौवन के भार से झुक जाया करती थी, फलों फूलों से लद करके जो विनत हो जाती थी, वही डाली, वही शाखा आज क्या हो रही है, अकिंचनता। अकिंचनता होता है तुच्छता, अपने आप को कुछ भी ना समझ, उपेक्षित भाव से युक्त हो जाना। तो आज वो कैसी हो रही है, सिहर उठ रही है, सिहरन से भर जाती है। और क्या उसको अनुभव हो रहा है कि जीवन भार है। तो ये प्रकृति के माध्यम से समकालीन समाज की, समकालीन भारतवासियों की जो शोचनीय दशा थी, उसका वर्णन पंत जी करते हैं। कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जीवन अब कैसा हो गया है, भार सदृश हो गया है। अब जीवन में वे सुख, वे आह्लाद, वे हास उल्लास अब नहीं रह गया है। तो पल पल जो परिवर्तित प्रकृति वेश है, प्रकृति में नित्य परिवर्तन आता रहता है। बीज होता है, बीज विकसित होता है, उससे पौधा बनता है, फिर वो विकास को प्राप्त होता है, उस पे फूल आते हैं, फल आते हैं, और फिर एक समय आता है कि उसी के पत्ते गिरने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता रहता है। तो यही जो प्रकृति का पल पल परिवर्तित वेश है, वह इस परिवर्तन कविता की मूल प्रेरणा भी बनता है। जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है, वैसे ही मानव जीवन में भी निरंतर परिवर्तन आता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, शिशु रूप में होता है, उसके शैशव काल में उसके अंग कैसे हैं, बड़ी कोमल गाथ, बड़ा कोमल शरीर होता है। और जैसे युवावस्था को प्राप्त होता है, तो एक मद से, एक अभिमान से युक्त होता है, एक लावण्य से युक्त हो जाता है। और फिर जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, तो वो शरीर जो है वो क्षीणकाय होने लगता है। तो इसी बात को, मानव जीवन में हो रहे परिवर्तन को, वे इस कविता में बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। वहाँ वे कहते हैं, आज बचपन का कोमल गाथ, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद
चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। कि बचपन का जो कोमल गात, कोमल शरीर था, जिसमें एक मृदुता थी, सुकुमारता थी, आज वे कैसा हो गया, जरा सा पीला पात, वृद्धावस्था के कारण पीले पत्ते जैसा हो गया। 4 दिन सुखद चांदनी, कि जो सुख देने वाले दिन थे वो 4 ही दिन की चांदनी थी। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का प्रयोग करते हैं। फिर अंधकार अज्ञात, अंधकार कैसा है, अज्ञात, पता ही नहीं कब समाप्त होगा, नहीं जानते कि उसका अंत कब होगा। और जीवन में सुख जो है वो पंत जी इसी कविता में आगे कहते हैं कि सुख तो सरसों जैसा है, क्षणिक है, थोड़ा सा है, और जो दुख है वो सुमेरु जैसा है। सुमेरु पर्वत विशाल पर्वत है, दूर तक फैला हुआ पर्वत है, तो सुख के दिन क्षणिक है और दुख के दिन लंबे हैं। तो इस तरह से मानव जीवन में सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं। मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और फिर पंत जी एक और पहले एक खंड में सांस्कृतिक समृद्धि का वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद वर्तमान की शोचनीय दशा, यथार्थ के कटु सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं, और फिर परिवर्तन के विनाशकारी रूप का चित्रण करते हैं, जो इस कविता का मूल केंद्रीय बिंदु है। क्योंकि पंत जी का जन्म कहाँ हुआ है, कौसानी में, अल्मोड़ा जिले के अंदर, और उनका पूरा बाल्यकाल ही प्रकृति के परिवेश में हुआ है, और प्रकृति के क्षण क्षण हो रहे परिवर्तन को उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, उसको जिया है, और वे उनकी वाणी में अभिव्यक्त हुआ है कविता के रूप में। और परिवर्तन जैसे प्रकृति में हो रहा है ऐसे ही मानव जीवन में हो रहा है, इसी तरह से समाज में और देश में भी परिवर्तन हो रहा है। तो 1918 से लेकर 1923 तक के परिवेश की जो राजनीतिक सामाजिक स्थितियां रही, उनकी प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्ति इस कविता में पंत जी करते हैं। और वे, क्योंकि वे समय बड़ा शोचनीय हो चुका है, साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी उनका प्रभाव चरम पर हो गया था, अत्याचार उनका चरम पर हो गया था। एक और देश की स्वतंत्रता के लिए युवक संघर्षरत थे, क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, और क्रांतिकारियों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, और उनके भीतर जो उत्साह का भाव था, देश को आज़ाद कराने का भाव था, उसका दमन किया जा रहा था। तो एक और साम्राज्यवादी शक्तियों का आतंक था, और दूसरी ओर भारत की जो स्थिति थी वह शोचनीय होती चली जा रही थी। तो ऐसे में परिवर्तन के, प्रकृति में परिवर्तन के विनाशकारी रूप को केंद्र में रखते हुए उसकी प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्ति पंत जी करते हैं। और फिर वे परिवर्तन को निष्ठुर कह करके संबोधित करते हैं कि आहे निष्ठुर परिवर्तन। परिवर्तन कैसा है, कठोर है, निष्ठुर है, उसमें दया का भाव नहीं है। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्र फन। पूरी प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। जैसे शिव तांडव नृत्य करते हैं और सृष्टि का अंत होता है, वे तांडव नृत्य विनाशकारी होता है, प्रलयंकारी होता है, और उसके बाद एक नवीन युग का प्रारंभ होता है। तो तुम जो ये परिवर्तन है, इसका नर्तन कैसा है, तांडव से युक्त है, और जिसका प्रभाव क्या हो रहा है, विश्व का करुण विवर्तन, विश्व करुणा की स्थिति में पहुंच गया है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, उन्मीलन जागना, तुम्हारी आंखों का, नयनों का उन्मीलन, जागृत होना, निखिल उत्थान पतन, ये पूरे विश्व का उत्थान और पतन, तुम्हारी आंखों से का जागृत होना उत्थान है, और आंखों का झुकना पतन है। अहे वासुकी सहस्र फन, और यहाँ वे परिवर्तन को सहस्र फन वाले वासुकी के साथ
उपमित करते हैं, रूपायित करते हैं। तो कवि ने रूपकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से परिवर्तन के विनाशकारी रूप का चित्रण किया है। तो इसी परिवर्तन के विनाशकारी रूप को लेकर के हम आगे भी समीक्षा करेंगे। अभी अल्प विराम लेते हैं, क्षणिक विराम के बाद पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।